गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एल्गी वाउचीरिया। एल्गी वाउचीरिया की सिस्टमेटिक पोजीशन है क्राइसोफाइटा डिवीज़न के अंदर आता है। ये क्लास ज़ेंथोफाइसी है, ऑर्डर हेटेरोसाइफोनेल्स और फैमिली वाउचीरिएसी है और जीनस वाउचीरिया। इसकी पूरे संसार में लगभग 54 जातियाँ मिलती हैं, 54 स्पीशीज़ पाई जाती हैं, जिनमें से करीब 19 स्पीशीज़ जो हैं वो इंडिया में भी रिपोर्ट की गई हैं। कुछ स्पीशीज़ जैसे हैं वाउचीरिया सेसिलिस एंड वाउचीरिया एम्फीबिया। वाउचीरिया की जो सिस्टमेटिक पोजीशन है वो अलग अलग तरीके से दी गई है। अलग अलग जो फाइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से दिया है। ये स्मिथ का क्लासिफिकेशन है। स्मिथ ने इसको क्राइसोफाइटा में रखा है। क्राइसोफाइटा में कई क्लासेस हैं। बाद के जो क्लासिफिकेशंस हैं, नए क्लासिफिकेशन, उनमें ज़ेंथोफाइटा ग्रुप बना दिया है, डिवीज़न बना दिया है। जो क्लास ज़ेंथोफाइसी है उसका रैंक हायर कर दिया, ऊंचा ओहदा करके उसको ज़ेंथोफाइटा में भी रखा है। या इससे पुराने के अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो उसमें क्राइसोफाइटा भी नहीं है, ज़ेंथोफाइटा भी नहीं है, बल्कि क्लोरोफाइटा है। उसमें क्लोरोफाइटा में रखा था पहले वाउचीरिया को, क्लोरोफाइटा के साइफोनेल्स ऑर्डर में रखा था और बाद में इसको चेंज करा है और ज़ेंथोफाइटा के हेटेरोसाइफोनेल्स में रखा है। साइफोनेल्स तो क्लोरोफाइसी में आता है। क्लोरोफाइटा जो ग्रुप है या क्लोरोफाइसी क्लास है उसके अंदर यहाँ हेटेरोसाइफोनेल्स में रखा, क्योंकि यहाँ वाउचीरिया में असमान लंबाई के फ्लैजेला पाए जाते हैं। हेटेरो मीन्स डिफरेंट साइज़ के फ्लैजेला पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम हेटेरोसाइफोनेल्स करा है क्लोरोफाइसी से अलग करने के लिए। क्योंकि क्लोरोफाइसी में जो फ्लैजेला हैं वो समान लंबाई के पाए जाते हैं और विप्लश प्रकार के समान लंबाई के होते हैं, जबकि ज़ेंथोफाइसी में असमान लंबाई के और एक टेंसल फ्लैजेला होता है, एक विप्लश प्रकार का फ्लैजेला होता है। तो इस तरह के कशाभिकों की कारण, और दूसरा पिगमेंट में भी थोड़ा फ़र्क है। पिगमेंट में भी ये इसमें थोड़ा सा पीला हरा रंग होता है इनका, और बाकी पिगमेंट तो वही होते हैं, क्लोरोफिल्स, ज़ेंथोफिल्स, कैरोटेनॉइड्स वगैरह, लेकिन इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल ई होता है, जबकि क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होता है। तो वो जो ग्रीन कलर है उसकी क्लोरोफिल ए और बी की कॉम्बिनेशन से आता है। यहाँ क्लोरोफिल ए और ई है और साथ में जो ज़ेंथोफिल्स हैं वो दूसरे हैं, जिनकी वजह से इसका रंग थोड़ा सा पीला हरा दिखता है। अकरेंस, आवास स्थान कहाँ है वाउचीरिया का? वाउचीरिया की ज़्यादातर स्पीशीज़ हैं वो टेरेस्ट्रियल हैं, स्थलीय हैं। तो नम और छायादार स्थान पर, गीली जगह पर ये उगते हैं, जैसे कि गमले होते हैं, गमले के ऊपर ये पाए जाते हैं, या गार्डन में या ग्रीन हाउसेस जो हैं वहाँ पे नम और छायादार जगह होती है, वहाँ पर ये कारपेट के रूप में मिलते हैं। फ्रेश वाटर में भी पाई जाती हैं कुछ जातियाँ। फ्रेश वाटर के जैसे जो गड्ढे हैं, तालाब हैं, कोई छिछला पानी है, थोड़ा पानी भरा हुआ है, वहाँ पे पाई जाती हैं। और कोई नदी, झरने के जो किनारे हैं, नदी के किनारे हैं, वहाँ पर भी, वहाँ मिट्टी के ऊपर मिलता है, पानी में थोड़ा पानी, थोड़ा ज़मीन, तो एम्फीबियस कंडीशन में भी ये पाए जाते हैं। और कुछ बहुत ही कम जातियां हैं जो कि मराइन हैं, समुद्री हैं। तो समुद्र में भी ये, जो समुद्र तट पे जो बालू होती है, वहाँ कीचड़ होता है, वहाँ पर ये कुछ जातियां पाई जाती हैं। थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस कैसा होता है, प्लांट बॉडी कैसी होती है इनकी? तो प्लांट बॉडी जो है इसकी बल्कि सिंपल होती है, ब्रांच्ड होती है, शाखित होती है और नाली नुमा होती है, साइफोनस होती है। साइफोनस ट्यूबुलर थैलस होता है इसका, और बेलनाकार होता है और शाखित होता है और पटहीन होता है, यानी सेप्टा नहीं होते, इसलिए नाली नुमा या नलिकाकार होता है ये, और बहुकेंद्रकीय होता है। और स्थलीय जातियों में ये अधोस्तर से
जमीन से चिपका हुआ रहता है, हेप्टेरॉन से या मूलाभास राइजोइड्स के द्वारा चिपका रहता है। तो इस तरह से थैलस इसका बहुकोशिकीय लेकिन ट्यूबुलर नालीनुमा है, पट रहित है, पटहीन और बेलनाकार और शाखित होता है। और कुछ में जैसे फिलामेंट्स नीचे के भी होते हैं राइजोइड, तो इसलिए इसको हम हीटेरोट्राइकस भी कह सकते हैं। ये थैलस का चित्र दिखाया है इसमें, किस तरह से ट्यूबुलर और शाखित बिना सेप्टा का थैलस है। सेल स्ट्रक्चर, कोशिका की संरचना कैसी होती है? कोशिका भित्ति 2 परतों की बनी होती है, बाहरी सेल्यूलोज और भीतरी पैक्टोज की बनी होती है। और इसके अंदर एक बड़ी सारी रिक्तिका होती है जो पूरे थैलस में, पूरा जो उसकी नालीनुमा जो शरीर है उसके अंदर एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैली होती है, बड़ी सारी रिक्तिका होती है। तो थैलस में पट नहीं होते, इसलिए ये बड़ी सारी कोशिका के समान दिखता है। और केंद्रीय रिक्तिका जो सेंट्रल वैक्यूल है उसके अंदर सेल सैप भरा होता है। कोशिका द्रव्य के बाहरी भाग में अनेक डिस्क आकार के क्रोमेटोफोर होते हैं, पायरेनॉइड नहीं पाया जाता। जैसे क्लोरोफाइसी में, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है पायरेनॉइड, और यहाँ के जो क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ हम क्रोमेटोफोर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्लोरोप्लास्ट या क्रोमेटोफोर एक जैसी ही चीज़ है, एक ही बात है। थोड़ा सा बस ये अंतर है कि क्लोरोफिल ए और बी दोनों पाए जाते हैं, ऐसे क्लोरोप्लास्ट को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, या ऐसे प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और ऐसा प्लास्टिड जिसमें क्लोरोफिल बी एब्सेंट होता है और बी के अलावा कोई और दूसरे होते हैं, ए के साथ सी है, कहीं डी है, कहीं ई है, इस तरह से उनको क्रोमेटोफोर कहते हैं। तो ये क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं बहुत सारे छोटे छोटे से, और उसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल ई मिलता है, और बहुत अधिक मात्रा में कैरोटेनॉइड्स होते हैं। साइफोनिन और साइफोनोजैंथिन भी इसमें पाए जाते हैं। संचित भोजन, रिजर्व फूड मटेरियल ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में होता है, और कंटिन्यूअस अगर लाइट में रखें तो स्टार्च भी बनता है, ऐसा देखा गया है। अदरवाइज जनरली स्टार्च की बजाय ऑयल के रूप में होता है रिजर्व फूड मटेरियल। और छोटे छोटे बहुत सारे केंद्रक जो हैं वो क्रोमेटोफोर के अंदर की साइड यानी सेंटर की तरफ मिलते हैं थैलस में, और बाहर परिधि की तरफ क्रोमेटोफोर्स होते हैं और सेंटर की तरफ न्यूक्लियाई होते हैं बहुत सारे। ये चित्र में आप देखें, ये टीएस दिखाया हुआ है, इसको काट के दिखाया है, तो इसमें छोटे छोटे अंदर का घेरा है, ये दिख रहा है आपको, न्यूक्लियाई है, ठीक है। और ये बड़े बड़े से गोले 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 बना रखे हैं, ये क्रोमेटोफोर्स हैं। और बीच में ये जो खाली जो जगह है ये है वैक्यूल, रिक्तिका, जो पूरे थैलस में होती है। ये आपको दिख रही है, थैलस के अंदर पूरे में एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैली हुई है। ये सेल वॉल है, ऑयल ड्रॉपलेट्स भी दिख रही हैं इसमें रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में। और ये टोनोप्लास्ट है जो कि रिक्तिका की दीवार है, झिल्ली है, उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। और ये एलएस दिखा रखा है, एलएस में सेल वॉल दिख रही है आपको। सेल वॉल के बाद ये मोटे मोटे काले काले से जो डॉट्स हैं ये दिखा रखे हैं क्रोमेटोफोर्स, और अंदर जो छोटे छोटे हैं डॉट्स हैं वो है न्यूक्लियाई, और उसके अंदर बिल्कुल खाली स्पेस है, ये वैक्यूल है, रिक्तिका। वाउचीरिया में जनन किस तरह से होता है? तो अभी अपन ने देखा वाउचीरिया का थैलस कैसा होता है, नलिकाकार शाखित होता है, और थैलस के अंदर सेल की संरचना कैसी होती है, बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं और बहुत सारे क्रोमेटोफोर्स होते हैं। ये जनन कैसे करता है? जनन इसमें तीनों प्रकार का पाया जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कायिक जनन के बारे में। कायिक जनन विखंडन के द्वारा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। तो जैसे ही कोशिका, पूरा जो थैलस है, कई बार कोई एक्सीडेंट, आकस्मिक दुर्घटना है, उसकी वजह से टूट जाता है, एक खंड में टूट जाए या ज़्यादा खंडों में टूट जाए, तो ये वहाँ से टूटता है, वहाँ से फिर मोटी भित्ति बन जाती है और पूरा नया तंतु ये बन जाता है। और इस तरह से जितने टुकड़े हो गए उतने ही नए थैलस बन जाते हैं। तो इस तरह से
विखंडन के द्वारा कायिक जनन होता है। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन कई प्रकार से हो सकता है, जैसे जूस्पोर के द्वारा, अकाइनिड्स के द्वारा या एप्लानोस्पोर्स के द्वारा। और तीसरी प्रकार का जनन है लैंगिक जनन, विषम युग्मकी ऊगेमस प्रकार का होता है ये। तो अलैंगिक जनन के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थैलस के ऊपरी भाग पर या जो ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस के टिप के ऊपर एक मुग्दर के आकार की फुलावट हो जाती है और उसमें सारा जो साइटोप्लाज्म है वो चला जाता है। बहुत सारे न्यूक्लियाई और क्रोमेटोफोर्स वो चले गए और रिक्तिका वहाँ पे कम हो जाती है, सिकुड़ जाती है। और फिर धीरे धीरे ऊपर का जो क्लब शेप का पोर्शन है उसमें और नीचे का जो तंतु है उसमें एक गैप सा आ जाता है और उसमें वहाँ साइटोप्लाज्म भरा होता है, खाली न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं वहाँ पर। और वहाँ पे बिल्कुल सकड़ी हो जाती है वैक्यूल रिक्तिका और फिर बाद में वो बिल्कुल टूट जाती है वहाँ से और ये अलग हो जाती है और यहाँ सेप्टा बन जाता है, एक सेप्टम बन जाता है। तो वैसे तो सेप्टम नहीं होते हैं वाउचीरिया के थैलस में, लेकिन रिप्रोडक्शन के समय थैलस में सेप्टा बनते हैं। अलैंगिक जनन में भी बनते हैं सेप्टा और विखंडन में भी हमने देखा टुकड़े टूट गए तो वहाँ पे सेप्टा बन गया और पट बन जाता है वहाँ पे। और लैंगिक जनन में भी जो सेक्सुअल ऑर्गन्स बनते हैं एंथ्रीडिया ओगोनिया, वहाँ पे भी पट बनते हैं। तो सिर्फ रिप्रोडक्शन के समय ही पट बनते हैं इसमें। तो ये जो बी डायग्राम है इसमें आप देखो ये पट बन गया है और ये जूस्पोरेंजियम बन गई है। तो इस तरह से जूस्पोरेंजियम बनती है। तो जूस्पोरेंजियम बनते समय एक चीज़ और होती है, एक तो है इसकी शेप चेंज हो गई, क्लब शेप का हो गया, मुग्दर के आकार का हो गया। और जो क्रोमेटोफोर्स हैं वो अंदर की तरफ चले जाते हैं और जो न्यूक्लियाई हैं वो बाहर की तरफ, किनारे की तरफ आ जाते हैं। वैसे तो जो क्रोमेटोफोर्स होते हैं बाहर की तरफ होते हैं, जब ग्रोथ हो रही होती है, फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है पौधे में और वो ग्रो कर रहा है तो फोटोसिंथेसिस हो रही है और उस समय जो क्रोमेटोफोर्स हैं वो बाहर की तरफ हैं। लेकिन अब जनन के समय फोटोसिंथेसिस के काम को रोक कर जनन का काम हो रहा है, तो जो क्रोमेटोफोर्स हैं वो अंदर की तरफ चले जाते हैं और न्यूक्लियाई हैं वो बाहर की तरफ आ जाते हैं। और हर न्यूक्लियाई के सामने 2 फ्लैजेला बन जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं जूस्पोरेंजियम के अंदर और बहुत सारे फ्लैजेला बन गए। तो ये एक इस तरह से पूरा बड़ा सारा जूस्पोर बन गया। तो ये एक तरह से सिन जूस्पोर है, कंपाउंड जूस्पोर है, यानी एक जो जूस्पोर है उसमें 2 फ्लैजेला हैं। तो इतने सारे जो जूस्पोर के दो फ्लैजेला और हर एक का एक न्यूक्लियस मिल के ये सारे जूस्पोर सब जुड़े हुए हैं। ये अलग नहीं हो सकते हैं, एक दूसरे से जुड़े ही रहते हैं, इसलिए इनको सिंजूस्पोर या कंपाउंड जूस्पोर कहते हैं। और ये पूरा बीजाणुधानी में से ये पूरा बड़ा एक सिंजूस्पोर बाहर निकलता है, छेद हो जाता है इसमें बीजाणुधानी की भित्ति में और उसमें से ये पिचक के ये बाहर निकल जाता है अमीबॉइड मूवमेंट के द्वारा। फिर ये तैरता रहता है, पानी में स्विम करता है सारे फ्लैजेला के एक साथ और फिर कहीं थोड़ी देर में जाके रेस्ट करता है कोई सही जगह देखकर और वहाँ पे उसका अंकुरण शुरू हो जाता है। तो अंकुरण इस तरह से शुरू होगा। ये देखो यहाँ इसमें चित्र में दिखा रखा है किस तरह से ये क्लोरोप्लास्ट हैं, ये अंदर की तरफ आ गए हैं और ये बाहर की तरफ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आगे 2 फ्लैजेला बन गए हैं ऐसे। तो इस तरह से ये इसको सिन जूस्पोर कहते हैं। बहुत सारे जूस्पोर जो हैं ये वो एक साथ जुड़ गए हैं। अब इसमें जब स्विम करता है कुछ देर और फिर एक सबस्ट्रेटम के ऊपर आ जाता है, उसके बाद ये फ्लैजेला विड्रॉ कर लिए जाते हैं, खींच लिए जाते हैं अंदर और फ्लैजेला समाप्त हो गए। तो ये डीफ्लैजिलेटेड जूस्पोर बन गया, इसमें कोई फ्लैजेला नहीं है। अब डीफ्लैजिलेटेड इस जूस्पोर में जर्मिनेशन होगा और ये ट्यूबुलर आउटग्रोथ निकली और इसमें शाखा हो जाती हैं और शाखा में से एक शाखा जो है राइजोइड बना देती है और बाकी शाखाएं जो हैं वो थैलस बना देती हैं।
इस तरह से ये देखो दोनों तरफ ये शाखाएं निकली हैं, तो ये थैलस का निर्माण हो गया। ये दूसरा प्रकार का जनन है एप्लानोस्पोर। जूस्पोर का भी हमने देखा, तो बिल्कुल उसी तरीके से एप्लानोस्पोर बनते हैं, बस कुछ विपरीत परिस्थितियां बनने लग जाती हैं। कई बार जैसे पानी सूखने लग जाता है या ज़्यादा टेम्परेचर कम हो गया तो फिर एप्लानोस्पोर बन जाते हैं। वही जूस्पोरेंजियम बन रही है जैसे, और जूस्पोर बनते बनते ही एप्लानोस्पोर बन गया, यानी फ्लैजेला का निर्माण नहीं हुआ तो ये एप्लानोस्पोर बन गया। और इसका अंकुरण भी उसी तरीके से हो जाता है, ट्यूब के रूप में 2 ट्यूब निकलती हैं, एक ट्यूब से राइजोइड निकल जाते हैं। कई बार ये थैलस में रहता हुआ है, थैलस में ही प्रेजेंट है और उसके अंदर ही अंकुरण हो गया। ये देखिए आप ई जो चित्र है इसमें बता रखा है जर्मिनेटिंग एप्लानोस्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम के अंदर है, वहीं जर्मिनेशन हो गया और नया थैलस बन गया। और तीसरी प्रकार का ये है एकाइनिट्स के द्वारा, तो ये विपरीत परिस्थितियों में बनता है। तो विपरीत परिस्थितियों में कई बार जो थैलस का ये ट्यूब जैसा थैलस है उसमें कई कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं और बहुत सारी म्यूसिलेज का डिपोजिशन हो जाता है और उससे कई ट्यूब को कई चैम्बर में बदल जाते हैं। ये देखो म्यूसिलेज के चैम्बर बन गए बहुत सारे, और ये चैम्बर फिर इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल होता है, मोटी भित्ति बन जाती है और पूरा जो ये थैलस है ये कंपार्टमेंट्स में बदल गया। तो ये एक गोंग्रोसिरा नाम का एक एल्गा है, उसका जैसा लगता है। तो ये वाउचीरिया जैसा लगता नहीं है बिल्कुल भी, इसको देखें तो ये वाउचीरिया नहीं लग रहा है, ये गोंग्रोसिरा जैसा लग रहा है। इसलिए इस स्टेज को कहते हैं गोंग्रोसिरा स्टेज, जिसमें बहुत सारे एकाइनेट्स एक लाइन में पंक्ति में बन जाते हैं। तो ये एकाइनेट्स मोटी भित्ति वाले होते हैं और ये निश्चेष्ट बीजाणु भी होते हैं, ये पड़े रहते हैं, सुप्तावस्था में रहते हैं, और जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं अगले साल अगले मौसम में तब इनका अंकुरण हो जाता है। तो अंकुरण कैसे होता है, ये जो निश्चित बीजाणु है एकाइनीट है उसमें बहुत सारी सिस्ट बन जाती हैं, छोटी छोटी, ये दिखा रखी अमीबा की जैसी सिस्ट बन जाती हैं और ये सिस्ट बाहर निकल जाती हैं और ये अमीबा की तरह से मूवमेंट करती हैं कुछ देर और उसके बाद मूवमेंट बंद हो जाती है इनकी और चारों तरफ वॉल बन जाती है, इनकी कोशिका भित्ति बन जाती है और उसके बाद इनका अंकुरण होता है, नया थैलस बन जाता है, जैसे कि जूस्पोर या एप्लानोस्पोर के द्वारा ट्यूब बनती है और ट्यूब से पूरा थैलस का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार ये एकाइनेट के द्वारा जनन होता है। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन। थैंक यू।